यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है कालिदास का कालिदास के जीवन परिचय और उनके जो रचनाएं हैं उनका जो उनके जो काव्य की विशेषताएं हैं उसके बारे में ये वीडियो। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और दर्शनों का आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय दर्शन, जीवन और दर्शन के विभिन्न रूपों और मूल्य का निरूपित होता है। समय कालिदास किस काल में हुए, वे मूलतः किस स्थान से थे, इसमें काफ़ी विवाद है। चूँकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा और अग्निमित्र के 170 ईसा पूर्व के अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। अतः कालिदास के समय की निश्चित सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हो सकते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हरिश्चरितम में कालिदास का उल्लेख किया है। इस काल के पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख से कालिदास का जिक्र है, अथवा इनके बाद नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य होना तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंतर्गत वे कब हुए, इस पर काफ़ी मतभेद है। विद्वानों में फर्स्ट हो गया द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत, द्वितीय हो गया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत, तृतीय हो गया तृतीय शताब्दी ईस्वी का मत, चौथा हो गया चतुर्थ शताब्दी ईसा का मत, पाँचवीं हो गया 5वीं शताब्दी ईसा का मत, छठी हो गया 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का 5वीं शताब्दी ईस्वी का मत और छठे हो गए 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मत प्रचलित थे। इसमें ज़्यादातर खंडित हो चुके हैं या उनको मानने वाले इक्के दुक्के लोग हैं, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत है। फर्स्ट हो गया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत। परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं, जिन्होंने ईसा से 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रमोर्वशीय के नायक पुरुरवा का नाम विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इसमें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है किसको, कालिदास को। द्वितीय हो गया चतुर्थ शताब्दी ईसा का मत। चतुर्थ शताब्दी ईसा का मत प्रोफेसर कीथ और अन्य साहित्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल 4वीं शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। उनके शासनकाल को स्वर्णयुग माना जाता है। जन्म स्थान कालिदास का जन्म स्थान के बारे में विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन निवासी मानते हैं। कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला में उच्चैठ में मिलते हैं। कहा जाता है कि विद्योत्तमा जो कालिदास की पत्नी थी से शास्त्र में पराजय के बाद कालिदास यहीं के गुरुकुल में रुके। कालिदास को यहीं उच्चैठ भगवती से ज्ञान का वरदान मिला है, वे महाज्ञानी बने। कुछ विद्वान कहते हैं कि कालिदास का जन्म उच्चैठ में हुआ, तब से उसके बाद वे उज्जैन गए थे। यहाँ आज भी कालिदास की डी है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहाँ प्रचलित है। जीवन कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे
शास्त्र में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्मा ने शास्त्र में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार का अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे राजकुमारी के विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्योत्मा के सामने प्रस्तुत किया और हमारे गुरु आपसे शास्त्र करने आए हैं, परंतु अभी मौनवर्ती हैं, इसलिए ये हाथों का संकेत से उतर देंगे। इन संकेतों को समझकर हम वाणी में आपका उत्तर देंगे। शास्त्र प्रारंभ हुआ। विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से जवाब देती थी। प्रथम प्रश्न था कि प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने संकेत से अंगुली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने 2 उंगली का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगी। लेकिन कपटियों ने उस संकेतों को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारा गुरु कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता है। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाए कि तत्व 5 हैं, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास को घूंसा दिखाया कि यदि तू मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारूंगा, तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हैं कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर के अंत में विद्योत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को जब दोनों एक साथ होते हैं उसी समय ऊँट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं किमतेत, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जाते हैं, इसलिए उनके मुंह से निकल गया उट्रू। उस समय विद्योत्मा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ हैं। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बनो, वापस घर नहीं आना। तब तक कालिदास सच्चे मन से काली की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कहा कपाटम उद्यात्मा सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेष, कोई विद्वान लगता है। उसने कहा कि जो कालिदास है उन्होंने कहा कि कपाटम उद्यात्मा सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने कहा कि चकित होकर, अस्ति कश्चित वाग्विशेष, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा को अपना प्रशंसक और गुरु माना। उनके इस वाक्य से उन्होंने काव्यों में जगह दी। कुमार संभव का प्रारंभ अस्त्युत्तर श्यामदिशि मेघदूत से पहला शब्द कश्चित कांता और रघुवंश की शुरुआत वागार्थव्यू से होती है। तो उन्होंने इन तीनों जो शब्द थे जो विद्योत्मा के, इससे उन्होंने तीन रचनाओं को लिखा। एक हो गया कुमार संभव, दूसरा हो गया मेघदूत, तीसरा हो गया रघुवंश। यह है कालिदास की कृतियाँ। फर्स्ट हो गया ऋतुसंहार।
यह एक गीति काव्य है। अधिकांश विद्वानों ने इसे कालिदास की प्रथम कृति माना है। यह 6 सर्गों में विभक्त है। ऋतु संहार। इसमें भारत की ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत आदि ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रत्येक ऋतु के वर्णन में वृक्ष लताओं, पशु पक्षियों पर होने वाले प्रभाव तथा उसके आगमन का आगमन पर कामी जनों की चित्त वृत्तियों और व्यवहार में दृष्टिगोचर होने वाले परिवर्तन तथा उनके मन में उत्पन्न विभिन्न विचारों की उत्पत्ति का मनोहारी वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। दूसरा कृति है कुमार संभव। यह कुमार संभव का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं। इस महाकाव्य में शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकुमार का वध का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इसके प्रारंभ के 8 सर्ग ही कालिदास कृत मानते हैं। बाह्य प्रकृति का इसमें सुंदर और सजीव वर्णन किया है। यह एक श्रृंगार काव्य है। तीसरा हो गया रघुवंश। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं रघुवंश में, जिसमें सूर्यवंशी राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम तथा उनके वंशज राजाओं का चरित्र चित्रण है। महाराजा दिलीप को नंदिनी नामक गौ सेवा करने से पुत्र प्राप्ति तथा रघु द्वारा संपूर्ण भारत को विजय कर शक्तिशाली सम्राट बनने का वर्णन मिलता है। रघुवंश में सभी प्रधान का समावेश हुआ है। इस महाकाव्य में काव्य के 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तथा राम के जीवन और चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पर विभिन्न समयों में 40 टीकाएं लिखी गई है। रघुवंश भारतीय संस्कृति के वैभव, विलास और पौरुष पराक्रम को बताने वाली महत्वपूर्ण रचना है। महाकवि ने रघुवंशी राजाओं के उदात्त चरित्र को चित्रण कर यह शिक्षा दी कि प्रजा का रंजन करना राजा का परम कर्तव्य है। देन हो गया मेघदूत। यह एक खंड काव्य है मेघदूत। इस ग्रंथ में 100 से अधिक श्लोक हैं। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है मेघदूत में, जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपने पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा था। पत्नी से यह बिछोह उसके लिए असहनीय सिद्ध हुआ। वर्षा ऋतु में जब उसने एक मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते देखा तो उस मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिया तक अपना विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। इसके 2 भाग हैं। पूर्व मेघ, जिसमें यक्ष ने मेघ से उत्तरी नगरी अलकापुरी जाने का विसर्ग मार्ग बढ़ाया, तथा उत्तर मेघ, इसमें यक्ष के भव तथा स्त्री का वर्णन तथा यक्ष का अपनी स्त्री के पास संदेश भेजना और मेघ का यक्षिणी के पास जाकर संदेश कहने का वर्णन है। भावाभिव्यंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह अत्यंत सुंदर काव्य है मेघदूत। देन हो गया मालविकाग्निमित्र। यह कालिदास का प्रथम 5 अंकों का नाटक है। यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र तथा उसकी दासी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। राजा अग्निमित्र अपनी दासी मालविका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रेम करने लगता है। जब रानी इरावती को इसका पता चलता है तो वह मालविका को कारावास में बंद करवा देती है। अंत में जब ये पता चलता है कि मालविका भी एक राजकुमारी है तो अग्निमित्र उससे शादी कर लेता है। नाट्य कला की दृष्टि से यह नाटक अत्यंत सुंदर रचना है। इसके संवाद बड़े ही आकर्षक हैं मालविका अग्निमित्र के। अध्ययन हो गया विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय नाटक का मूल स्रोत ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। इसमें पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा से उस उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना, पुरूरवा का उसके वियोग में इधर उधर भटकना, संगमनीय मणि द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में प्रकट होना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन तथा पुरूरवा से उर्वशी के पुत्र का होना आदि का बड़ा मार्मिक चित्रण इस नाटक में हुआ है। देन हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। यह संपूर्ण संस्कृत का सर्वोत्कृष्ट नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंग हैं। कालिदास
ने इसे पौराणिक कथा के आधार पर 7 अंकों में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। यह नाटक कालिदास के नाट्य कौशल का सुंदर उदाहरण है। इस नाटक में संवाद अत्यंत रोचक एवं चमत्कारपूर्ण है तथा उनकी भाषा पात्रों के अनुरूप है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों का चरित्र चित्रण आदर्शोन्मुख होते हुए भी संजीव और स्वाभाविक है। नाटक में श्रृंगार और करुण दोनों रसों का सुंदर समन्वय दिखने को मिलता है। मानव की तरह प्रकृति भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर दुख का अनुभव करती है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति को सजीव तथा मानवीय भावनाओं से युक्त चित्रित किया है। निसंदेह कालिदास की साहित्यिक विरासत अमूल्य और महान है। यही कारण है कि उनकी गणना विश्व के महान और श्रेष्ठ कवियों में की जाती है तथा उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से की जाती है। कालिदास के काव्य की विशेषताएं। कालिदास द्वारा प्रस्तुत मर्यादित व्यवस्था संतुलित जीवन का आदर्श भारतीय धर्म और संस्कृति को विशिष्ट बल प्रदान किया गया है। संपूर्ण साहित्य शास्त्र कालिदास के साहित्य से इस तरह जो कालिदास की काव्य विशेषताएं हैं, कालिदास के साहित्य से इस तरह उद्भासित है जैसे रात्रि तारों से भरी होने पर भी चंद्रमा से ही ज्योतिष्मती होती है। इसका कारण उनके साहित्य की अनुपम विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया भाषा शैली एवं छंद योजना। कालिदास ने अपनी रचनाएं सरल और बोलचाल की भाषा में लिखी है। अविरल गति से बहती हुई किसी सरिता के समान कालिदास की भाषा में प्रवाह है। उनके समूचे साहित्य में कहीं पर भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत है। उनके काव्य की भाषा माधुर्य, कोमल, सुंदर वाक्य विन्यास तथा भावानुकूल शब्द चयन आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कालिदास छंद रचना में भी सिद्धहस्त थे। वे अपने काव्यों और नाटकों में घटना, रस एवं भावों के अनुकूल ही छंदों का प्रयोग करते थे। कालिदास के काव्यों में छंदों का प्रयोग अत्यंत चमत्कार ढंग से मिलता है। देन हो गया अलंकार योजना। कालिदास ने अपनी रचनाओं को विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया है। अलंकारों से कालिदास की रचनाओं में सौंदर्य वृद्धि हुई। कालिदास की कृतियों में अलंकारों के 3 वर्गों शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं शब्दार्थालंकार का प्रयोग हुआ है। कालिदास ने यमक, श्लेष, उपमा, रूपक अलंकारों का सुंदर वर्णन किया है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में विशेष रूप से रूपक एवं उपमा अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में उपमा उत्प्रेक्षा के बाद तृतीय स्थान पर रखा है। वह है दृष्टांत अलंकार। इसका सुंदर उदाहरण रघुवंश में देखने को मिलता है। सौंदर्य चित्रण तीसरा हो गया सौंदर्य चित्रण। कालिदास सौंदर्य के महान कवि हैं। प्रकृति एवं नारी के ही सौंदर्य का कालिदास ने हृदय का ग्राही वर्णन किया है। कुमार संभव ने हिमालय की शोभा का अनुपम और आकर्षक वर्णन किया गया है। रघुवंश के प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के तपोवन का तथा 13वें सर्ग में त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही रोचक है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन, मेघदूत में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी बहुत सुंदरता से किया गया है। सौंदर्य चित्रण कालिदास ने प्रकृति और नारी दोनों का किया है। कालिदास प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव प्रकृति का मनोरम सौंदर्य ही उनकी भाषा है। मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण। कालिदास की कृतियों में मानवीय हृदय की कोमल भावनाओं एवं विचारों का वर्णन अत्यंत सुंदर हुआ है। कालिदास ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया कि उनकी रचनाओं को पढ़कर मन मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। जब आश्रम में दुष्यंत संकेतों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करता है, लेकिन शकुंतला नारी सुलभ लज्जा के कारण नयन झुकाए मौन रह जाती है। इसी प्रकार शकुंतला की विदाई के समान बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक जीवन की झांकी। कालिदास की रचनाओं में तत्कालीन समाज के वैभव, समृद्धि, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कालिदास की रचनाओं से उस काल में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था का पता चलता है। इसी तरह आश्रम व्यवस्था का भी पता चलता है। इसी तरह गांधर्व विवाह का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में सुंदर वर्णन मिलता है। राजनीतिक जीवन भी पर्याप्त जानकारी कालिदास की कृतियों में मिलती है। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। शैव एवं
वैष्णव संप्रदायों के बीच मतभेद प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार कालिदास ने अपने समय की सांस्कृतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।